हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है अपना। 75 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 अंक के ये 75 प्रश्न होंगे, जिसमें देखिए राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास के दोस्तों 15 प्रश्न है। मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इन सबके 5-5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न रीजनिंग के, 5 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के। करंट अफेयर के दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनके दोस्तों 5-5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि 15 प्रश्न ही हो गए। और स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान के 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों टोटल 75 प्रश्न हो गए। और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। एक व्यक्ति और दोस्तों, नाम आपको याद रखना है, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर दोस्तों सप्रू, इन्होंने भी दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित हुए थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की जो अध्यक्षता है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी। मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी ये औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों आलमगीरनामा ग्रंथ की रचना की थी। आलमगीरनामा ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के गठन से संबंधित थे? दोस्तों देखिए, कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के गठन से संबंधित थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी की घोषणा की थी, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कूट भाषा में अगर अपन देखें तो इसमें 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 की क्रांति के विद्रोह में किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? 1857 की क्रांति में विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए किस पर पुनः अधिकार किया? तो दिल्ली पर, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली पर। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय व बख्त खां के नेतृत्व में 11 मई 1857 को विद्रोह किया गया था दिल्ली में, और बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो दोस्तों असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिनव भारत वीर सावरकर, अभिनव भारत वीर सावरकर बिल्कुल सही है। अभिनव भारत का जो गठन है वो दोस्तों वीर सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही बात है। नौजवान सभा नौजवान सभा नौजवान सभा का जो गठन है वो दोस्तों भगत सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन है वो दोस्तों किसने, लाला हरदयाल, ये गलत हो जाएगा इसमें, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो दोस्तों देखिए यहाँ पर लाला हरदयाल दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल व जोगेंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है। ये दो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पर इसमें लाला हरदयाल है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वो दोस्तों सूर्य सेन ने की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, मानगढ़ हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बांसवाड़ा में हुआ था दोस्तों, ये मानगढ़ हत्याकांड। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, बांसवाड़ा में हुआ था ये अक्टूबर 1913 में, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए अक्टूबर 1913 में तो बिलो को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का संदेश भेजा था, लेकिन दोस्तों ये जो हत्याकांड हुआ था ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है। 17 नवंबर 1913 को दोस्तों ये मानगढ़ पहाड़ी पर ये हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहां पर सभा हुई थी, सभा के ऊपर दोस्तों गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 1500 लोग हैं वो मारे गए थे। ये कहां पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानसिंह प्रताप ने 1587 ईस्वी में बिहार अभियान के दौरान किसे पराजित किया था। मानसिंह प्रथम ने 1587 ईस्वी में बिहार अभियान के दौरान किसे पराजित किया था, तो दोस्तों किसे पराजित किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये पराजित किया था दोस्तों। देखिए मानसिंह प्रथम का बिहार अभियान है वो राजा पूरनमल के विरुद्ध था, राजा पूरनमल के विरुद्ध था, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा पूरनमल को पराजित कर लिया था दोस्तों, ठीक है, किसने, मानसिंह ने, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ रचनाएं हैं तो दूसरी तरफ रचनाकार है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, आपको पता चल गया होगा, हमीर हटे किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य दोस्तों ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हमीर रासो दोस्तों, हमीर रासो है ये जोधराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, हमीर रासो। और हमीर मदमर्दन ये दोस्तों जयसिंह सूरी के द्वारा ये ग्रंथ है वो लिखा गया है, हमीर मदमर्दन। और हमीर रायण ग्रंथ है वो दोस्तों पांडव व्यास के द्वारा ये ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका कूट भाषा में अगर अपन उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 2 1 5 4 3। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1952 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न स्विट्जरलैंड में हुए सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि 1952 ईस्वी में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न में हुए सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो दोस्तों किसने भाग लिया था, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भाग लिया था दोस्तों, मुकुट बिहारी लाल भार्गव।
ठीक है, इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 10 नंबर का है, 9 नंबर का पीछे चला गया। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बख्तावर सिंह ने किया था। किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही दोस्तों, बख्तावर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने दोस्तों 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटवुड की हत्या कर दी थी। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। असुमेलित युग्म का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक खंबा महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी झुंझुनू दे रखा है, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों? ये टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है ये सुनहरी कोठी। और झाली रानी का मालिया है, ये दोस्तों कुंभलगढ़ में है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, कुंभा ने बनवाया था दोस्तों ये। और एक थंबा महल है, वो मंडोर जोधपुर में है, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और झूला महल है वो दोस्तों डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, जीर्ण माता किस राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती है? जीर्ण माता किस राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये चौहान वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। चार भुजानाथ का मेला है वो कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों ये राजसमंद में बढ़ता है। कहाँ पर है? राजसमंद में। बरतरी का मेला दोस्तों, बरतरी का मेला है ये अलवर जिले में बढ़ता है। कहाँ पर है? अलवर में। और सीताबाड़ी का मेला दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला है वो बारां में बढ़ता है। और कपिल मुनि का मेला है वो बीकानेर में बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 1 2 4 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 1 2 4। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोठड़ा वेशभूषा दोस्तों, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार है, यानी कि कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आता है मोठड़ा। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ये ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक ये प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। पगड़ी मत कर देना, ठीक है। ये ओढ़नी का एक प्रकार है, सी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। दोस्तों यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार लेवल के दोस्तों करंट अफेयर के भी ये प्रश्न है। देखिए 16 नंबर भाग 2 के अंदर 10 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया? निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल 2025 को किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। और इसका उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और निरोग जीवन सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू
किस टीम की ओर से किया है? तो दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने दोस्तों डेब्यू किया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 14 वर्ष की आयु में राजस्थान रॉयल्स की टीम से दोस्तों आईपीएल में डेब्यू किया है। और दोस्तों गुजरात के खिलाफ एसएमएस स्टेडियम के अंदर दोस्तों इन्होंने 101 रन की पारी खेली थी। 35 बॉल में दोस्तों इन्होंने शतक बनाया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में चित्रकला के किस क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में चित्रकला के क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस लेखक को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस लेखक को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेंद्र मोहन शर्मा। राजेंद्र मोहन शर्मा को दोस्तों वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है? दोस्तों डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को दोस्तों इस कार्य क्षेत्र में काम करने हेतु सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों ये। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, पोषण पखवाड़ा 2025 किस अवधि में आयोजित हो चुका है? बताइए, पोषण पखवाड़ा 2025 किस अवधि में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, एयर राइफल में जीता है, पिस्टल में नहीं राइफल में जीता है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत के हितेश गुलिया ने कौन सा पदक जीता? भारत की हितेश गुलिया ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, स्वर्ण पदक। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, INS तर्कस ने अदन की खाड़ी में किस देश के जहाज HMNZS ते कहा के साथ अभ्यास किया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड का जहाज है दोस्तों, इसके साथ में अभ्यास किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब इसमें देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए किस विकल्प में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जीवाश्म, हर्षातिरेक, महेश्वरीय, यहाँ पे देखिए शिरोधार्य। दोस्तों शिरोधार्य के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग है, इसमें सिरह प्लस धार्य, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है दोस्तों। जीवाश्म में दीर्घ संधि है, जीव प्लस अस्म, और हर्षोतिरेक में
हर्ष प्लस अतिरेक, इसमें भी दीर्घ संधि है। महेश्वरी के अंदर दोस्तों महा प्लस ऐश्वर्य, इसमें वर्धी संधि है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चचेरा भारतीय ग्रामीण शब्दों में प्रत्यय का प्रकार है। बताइए, चचेरा भारतीय और ग्रामीण शब्दों में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय का प्रकार हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि चाचा प्लस एरा चचेरा, भारत प्लस ये भारतीय, ग्राम प्लस इन ग्रामीण। तो ये संबंध तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में विलोम शब्द का युग्म असंगत है? विलोम शब्द का युग्म असंगत है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यश का हो जाएगा दोस्तों अपयश। यश का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। और ग्राम्य का हो जाएगा नागर, बिल्कुल सही है। और दोस्तों ग्राम्य का नागर और यानी कि नगर, और उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो क्या है? सही है। तो चौथा देखिए, देवी देव, देवी देव ये विलोम नहीं है दोस्तों। देवी का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आसुरी। क्या हो जाएगा? आसुरी हो जाएगा। और देव का विलोम है वो दोस्तों असुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देवी देव गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। इसमें एक ही शब्द शुद्ध है और वो है दोस्तों यौवन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौवन। और कौशलता के अंदर दोस्तों कौशलता नहीं होता, इसमें कौशल शुद्ध शब्द है। और आवश्यक की ये नहीं होता, आवश्यक होता है। और कृतघ्नि नहीं होता, कृतघ्न होता है। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है, कौन से विकल्प में? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुमेलित नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर इंडेंट का होता है मांग पत्र, बिल्कुल सही है। और सोलेमन का होता है सत्यनिष्ठा, बिल्कुल सही है। और डिस्क्रिप्शंसी इसका होता है विसंगति, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड, दोस्तों रिकमेंडेड को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कार्य सूचित दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। कार्य सूचित को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में एजेंडा, और रिकमेंडेड को बोलते हैं दोस्तों संस्तुति। क्या बोलते हैं? संस्तुति बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड आउट द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए शेखर राइट्स एन एसे एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि दोस्तों शेखर है वो कल इसी टाइम है वो ऐसे लिखेगा। तो लिखेगा तो दोस्तों यहाँ पे राइट्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लिखेगा तो इसमें क्या क्या हो रही है दोस्तों? इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है, सॉरी पास्ट नहीं, फ्यूचर लिखेगा, ठीक है, लिखेगा कल लिखेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इसमें क्या होगा? प्रयोग होगा। तो राइट्स नहीं आएगा दोस्तों इसमें। इसमें क्या आएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें आएगा विल बी राइटिंग आ जाएगा, इसमें विल बी राइटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर के पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ पर अबेंडमेंट सर्टिफिकेट। अबेंडमेंट सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अबेंडमेंट सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं कटौती प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? कटौती प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड आउट द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें देखिए द मिसल्स आर ए डिसीज दैट केजेज फीवर एंड ए रेडरस। बताइए नो एरर, बताइए कौन से पार्ट में एरर है? दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग बता दिए,
अब इसके अंदर दोस्तों देखिए आर है, ठीक है, आर इसके अंदर नहीं आएगा, इसमें आर है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इज का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। द मिसल्स इज ए डिसीज दैट केजेज फीवर एंड ए रेड रेस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट में एरर है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रीपोजिशन भरना है दोस्तों, ठीक है, खालिस्तान के अंदर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज द टॉप परफॉर्मर्स। बताइए तो क्या आएगा, यानी कि चीफ गेस्ट ने प्राइजों को जो टॉप परफॉर्मेंस जिसने दी है उनको प्राइज दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में, बताइए। तो इसमें आएगा अमंग आएगा, क्या आ जाएगा अमंग, यानी कि के बीच। अमंग का मतलब होता है के बीच, यानी कि परफॉर्मेंस जो टॉप परफॉर्मेंस दिया है उनको दोस्तों ये प्राइज दिया है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखिए नीलम इज गोइंग टू प्रिपेयर द केक। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों द केक इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय नीलम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न वो पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में दोस्तों देखिए 2FeCl2 प्लस SnCl4, दोस्तों यहाँ पर देखिए अभिक्रिया में देखिए 2FeCl3 प्लस SnCl2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों अपचयित होने वाला पदार्थ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए SnCl4 है वो दोस्तों SnCl2 में परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों ये विद्युत ऋणी तत्व की कमी हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों Sn+4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी नहीं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों ये 38 नंबर का प्रश्न, सॉरी 37 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार नहीं है, मेंडेलियन विकार नहीं है, तो कौन सा विकार नहीं है मेंडेलियन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, आईपीसीसी का पूरा नाम है, आईपीसीसी का पूरा रूप है। तो दोस्तों क्या रूप है, तो दोस्तों इसका पूरा रूप है इसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1 किलोवाट प्रति घंटा यानी कि एक KWH ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों 1 किलोवाट मतलब दोस्तों ये 1 यूनिट के समतुल्य है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 KWH बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 KW इंटू 1H। तो दोस्तों यहाँ पर 1 किलोवाट मतलब क्या हो जाए, 1 किलोवाट प्रति घंटा। दोस्तों 1 किलोवाट मतलब दोस्तों 1000 वाट। तो 1000 वाट इंटू 1000 वाट इंटू दोस्तों 1 घंटा में दोस्तों कितनी सेकंड होती है, तो 60 मिनट, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पर 3600 दोस्तों सेकंड। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसको अपन लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की घात में 6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, 2 वस्तुओं के बीच वायु की जगह ठोस पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि 2 वस्तुओं के बीच वायु की जगह ठोस पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायु के बराबर ही, वायु के बराबर ही। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायु के बराबर ही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसको
हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यसभा को। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यानी कि 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो सकते। तो ये हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तो 200 का 30% निकाल लीजिए, सॉरी 15%, 200 का 15% निर्धारित किया गया था। तो 200 का 15% कितना होता है? तो दोस्तों 30, यानी कि अधिकतम 30 मंत्री है वो हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और ये पूरा सब में लागू किया गया है ये। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 15% जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या की, वो निर्धारित की गई है, उससे अधिक नहीं होगी। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों दोस्तों संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति महोदयों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? बताइए कौन से राष्ट्रपति का निधन है वो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, इसमें एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों का दोस्तों निधन है वो कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। कुट भाषा में उत्तर देना है तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सी नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में दोस्तों राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी फैजल अली की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये जो मैंने आपको बताया फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, इसमें 3 सदस्य थे, के एम पनिक्कर, हरदेनाथ कुंजरू और तीसरे थे फैजल अली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान भूगोल के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे ऊपर गंगानगर यानी कि श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गेहूं होता है, गेहूं होती है लाभान्वित, जो भी लाभान्वित होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरसों भी लाभान्वित होती है, मूंगफली लाभान्वित नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये खरीफ की फसल है दोस्तों, मूंगफली, बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, ये खरीफ की फसलें हैं। और ये जो मैंने आपको बताया गेहूं, सरसों, चना, जौ, ये क्या है, ये रबी की फसल है। और इनके लिए दोस्तों ये लाभान्वित होती है ये मावट। और ये मावट कब होती है? ये दोस्तों दिसंबर और जनवरी महीने में होती है दोस्तों, सर्दियों में होने वाली वर्षा है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों गिर और राठी। गिर और राठी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। कूट भाषा में अपने को मित्रों उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए मिट्टी की मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हस्तशिल्प उद्योग में बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में 10% व ऊन उत्पादन में 37% का योगदान है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए दुग्ध उत्पादन में 13.32% का योगदान है और ऊन उत्पादन में 37.44% का योगदान है, तो ये अपना दूध उत्पादन में गलत दे रखा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कुक्कस जयपुर व खारा बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो कुक्कस जयपुर में नहीं, सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों एक चौपान की भिवाड़ी और बोरुंदा जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, 3 जगह, और ये इसलिए गलत हो जाएगा। ये राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का मुख्य कारण कच्चे माल की उपलब्धता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 और 4 कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 4 दोनों सही है। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग तापरोधी ईंट, सीमेंट, कांच व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग तापरोधी ईंट, सीमेंट, कांच व कपड़ा उद्योग में किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेसाइट। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 8 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का कार्य करता है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों ये विचार किसका है, तो ये जॉर्ज टेरी का विचार है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज टेरी का विचार है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM के मूल तत्वों में सम्मिलित है, TQM के मूल तत्वों में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें देखिए स्व प्रबंधन और नेतृत्व हेतु प्रतिबद्धता, गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की प्रतिबद्धता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। तो दोस्तों पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, देखिए निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, सहयोगी पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक व रचनात्मक पर्यवेक्षण, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, व्यवहार शैली का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अभिशंसा किस आयोग या नीति ने की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कोठारी आयोग 1964-1966 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कोठारी आयोग 1964-1966 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना, संगठन, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, बताइए कितने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना, संगठन, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, निर्दिष्ट संख्या है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2, कितनी है 2, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना और संगठन में दोस्तों कुल दोस्तों इसमें 41 सदस्य हैं वो है, ठीक है। 36 सदस्य तो थे लेकिन 2018 के अंदर दोस्तों 5 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था, तो सदस्य है वो कितने 41, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 7 है, निर्वाचित सदस्य 7 है, ठीक है। यहाँ पे मनोनीत सदस्य की बात हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, तो वो होते 2, सी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नांकित में से कौन सा विभाग RSCART उदयपुर में नहीं है,
बताइए कौन सा विभाग RSCERT उदयपुर में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग ये है उदयपुर में। शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग ये भी उदयपुर में है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग ये भी उदयपुर में। स्त्री अध्ययन विभाग ये नहीं है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, IASC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, डाइट में कुल कितने विभाग है? डाइट में कुल कितने विभाग हैं? तो दोस्तों इसमें डाइट में कुल 8 विभाग है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 5 विषय उत्तीर्ण करने हेतु कितने अधिकतम अवसर प्राप्त होते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 5 विषय उत्तीर्ण करने हेतु कितने अधिकतम अवसर प्राप्त होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें अधिकतम दोस्तों देखिए 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपको इसमें याद रखना है। एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, एक बार पंजीयन कराने के बाद में दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हैं 5। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं या बढ़ती हैं कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है किशोरावस्था। क्या कहलाती है दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था कहलाती है। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। दोस्तों अपने को 3 कथन दे रखे हैं, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन ये देखिए, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना बिल्कुल सही है। बालकों की समूह गत्यात्मक को समझना ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों ही सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, सॉरी ये 63 नंबर का है, ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ। ठीक है, 61 ये 62 नंबर का है। ठीक है, और ये है 63 नंबर का, 63 नंबर का है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यह विचार के प्रतिपादक है। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यह विचार यानी कि इस विचार के प्रतिपादक है तो कौन है? तो वो है दोस्तों स्किनर। कौन है? स्किनर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 64 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 64 नंबर का। यहाँ पर देखिए एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो बताइए कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? बताइए कौन से निर्धारक है बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों देखिए वंशानुक्रम करते हैं, पोषण करते हैं, विद्यालय में खेल करते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, तो ये सभी करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ABCD। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 9 के अंदर रीजनिंग एवं गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रॉपर्टी में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको ABCD आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें PQR, तो देखिए
पी क्यू आर, ये पी क्यू आर के अंदर दोस्तों एक ही तो अक्षर है, तो ये एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये बन गया ओपी, एक ये बन गया दो, और दोस्तों यहाँ पर देखिए पी क्यू आर, एक ये बन गया तीन। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो बना दोस्तों यहाँ पर आरपी, एक बना ओपी, और एक बना दोस्तों पी आर, और एक बना दोस्तों ओ आर। तो यहाँ पर इसमें चार जोड़े बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा? ऊपरी फलक पर एफ है तो दोस्तों निचले फलक पर क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? डी। तो दोस्तों ये डी डी ले लीजिए, ठीक है, दो ऐसे लिख लिया। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोस्तों क्या आएगा? ए आएगा। फिर इसको आगे की तरफ लेके घुमाओगे क्लॉकवाइज ही तो दोस्तों ई आएगा, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोस्तों इधर सी आएगा और आगे बी आएगा। तो यानी कि ए के सामने तो क्या हो गया? सी, ई के सामने क्या हो गया? बी, और डी के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो एफ के ऊपरी यानी कि यदि ऊपरी फलक पर एफ है तो निचले फलक पर, ठीक है। तो एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए स्तनधारी कबूतर कुत्ते, स्तनधारी कबूतर कुत्ते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुत्ते हैं वो क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। और कबूतर है वो दोस्तों स्तनधारी नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी नंबर का जो डायग्राम है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों इसमें प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जेड कर लेना इधर, ठीक है। जेड के पिता कौन है? प्रश्न है दोस्तों, जेड के पिता कौन है ये प्रश्न है। कथन में देखिए दोस्तों एक्स और वाई क्या है? भाई है। एक्स और वाई क्या है? भाई है, ठीक है। जेड की पत्नी, जेड की दोस्तों जेड की जो पत्नी है, ठीक है, जेड की जो पत्नी है वो वाई की पत्नी की बहन है। जेड की जो पत्नी है वो दोस्तों वाई की पत्नी की बहन है, ठीक है, कि क्या है? बहन है। माइनस लिख देता हूं मैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए तो जेड के पिता कौन है? तो क्या पर्याप्त हो रहा है? क्या क्या मतलब अपन आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो दोस्तों इसके अंदर देखिए इसमें ये तो पता चल गया आपको कि वाई और जेड है वो क्या है? ये साडू है। क्या है? साडू है। तो यहाँ पर है इसमें दोस्तों अपन पता नहीं लगा सकते कि जेड के पिता कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो, पर्याप्त है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब दोस्तों 4 की घात में दोस्तों यहाँ पे 10,000 दे रखा है, इसको 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताइए 7 से विभाजित करें तो दोस्तों शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों अपन इसको 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 10,000, सॉरी एक 10,000 है, हाँ 10,000 बटे 7 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 20,000 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 के आगे 2 के घात में दोस्तों 20,000 लिखा जाएगा, 20,000, ठीक है, बटे 7। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये 20,000 है, ठीक है, तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, अपन है वो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात में दोस्तों 3, 2 की घात में 3 2 की घात में 3 दोस्तों यहाँ पर 6 6 6 6 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर,
तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बंटन के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 का गुणा कर दिया जाए तो उसके माध्यम में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके माध्यम में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके माध्यम में दोस्तों देखिए माध्य 5 से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, 96x³ माइनस 150xy स्क्वायर के गुणनखंड है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड क्या होंगे? दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए 16 × 96 और 25 × 150। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6x 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये 16 है, ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा इसमें 6x 4x प्लस 5y 4x माइनस 5y, ये गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, 2 अंकों की एक निश्चित संख्या उसके अंकों के योग का 3 गुना है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाएंगे, संख्या के 2 अंकों का वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 53 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5/9 तथा 7/11 के मध्य परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या कितनी है? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/9 प्लस 7/11/2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा? दोस्तों यह आ जाएगा 55, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 55 प्लस 7 9 63, तो 63 बटे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 9 99 बटे 2। तो दोस्तों अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 55 और 63 कितने होते हैं? 118। तो यहाँ पे 118 बटे 99 इंटू 2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसको अपन काटेंगे, ठीक है, 2 से काट लीजिए दोस्तों, यहाँ से 2 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 59। तो 59 बटे 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर दोस्तों बस सूत्र लगाना है 4/3 यानी कि 4/3 22/7 पाई का मान, और r³ r कितनी है? 21 इंटू 21 इंटू 21, बस कर लीजिए कितना जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 38,808, ठीक है। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, उसका सूत्र होता है दोस्तों 4πr²। तो यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो यहाँ पर इसमें 5444 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 38,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी ये क्यूब होगा यहाँ पे 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका हो जाएगा दोस्तों 5544 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर करवाया है। कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।